बेड रिटर्न है या और कोई परेशानी है फिजिकली, उस पैसों को एंजॉयमेंट की छोड़ दीजिए, लाइफ को ड्रैग कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और ऑफ कोर्स उसके बाद अगर कोई चीज़ लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। और पैसा मतलब अपना पैसा, एक और ध्यान रखिए हमेशा, कितने भी क्लोज रिलेशंस होंगे, कितने भी फ्रेंड्स होंगे, कितने भी कलीग्स होंगे, 99% सब में खाता वही चलता है, हिसाब होता है। तो जो अपना पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। और जिंदगी बिगैर पैसे के नहीं चलती है, ये बात आज समझें चाहे 10 साल बाद समझें, ये आपका विवेक है। यू हैव टू हैव मच मोर मनी इन योर लाइफ इफ यू वांट टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ इंक्लूडिंग रिटायरमेंट। तो जिंदगी में पैसा चाहिए और बहुत पैसा चाहिए। एक फिगर मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, आपको नहीं सर हाँ, लेकिन आपके लिए भी थोड़ा फिगर कम होगा, बस इतना ध्यान रखिए। एक फिगर हमेशा जिंदगी में याद रखिए। आपको शायद आज मजाक लगेगा लेकिन ये रियलिटी है। इतना फिगर, इतना पैसा आपको जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, अगर प्रोवाइडेड नंबर 1 इफ यू वांट टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। ऑप्शन आपके पास है हमेशा। इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली इन द मोस्ट कंफर्टेबल मैनर, if you want to give the best higher education to your children, and last but not the least, if you want to lead a comfortable retirement life, because that has become very important now in the context. Pension is no more available even in government. Private sector में पहले भी पेंशन नहीं थी, गवर्नमेंट में भी। तो अगर इन सब चीजों को आपको है जिंदगी में चाहिए, आपको फिर दोबारा रिपीट करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अगर जिंदगी कंफर्टेबल जीनी है तो, अगर परिवार को कंफर्टेबल लाइफ देनी है तो, अगर अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है तो, और लास्ट में रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है तो आपको कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपया चाहिए। This figure I am giving, I will tell you. I might not have time, so I might not be able to explain you all this. But जब पिछली जनरेशन थी, किस तरह से 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कभी किचन के डिब्बों में, कभी बक्से में, कभी कहाँ दबा दिए, और कभी इतने गहरे दबा दिए खुद भूल जाती थी कहाँ रखे हैं। परेशान होती रहती थी, कहती भी नहीं थी मेरे पैसे कहीं मैंने दबा दिए। यह घर में हुआ है। और एक और वाकया आपको याद होगा, जब मोदी जी ने अचानक नोटबंदी कर दी थी, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई तो मेरी नानी दादी को, या परिवार में जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा खजाना मोदी जी ने बाहर कर दिया। लेकिन उसका कारण ये था कि हम पैसा बचाते थे, बात ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हम करते थे, मेरी जनरेशन करती थी, पैसा बचाकर पैसे को घर में रख लिया। और मैं मैडम बड़ा हार्श वर्ड यूज करता हूँ, पैसा बचाकर पैसे को घर में रखना क्राइम है। इससे वेरी हार्श वर्ड अदरवाइज। लेकिन ये क्राइम हम अपने साथ करते हैं, अपने परिवार के साथ करते हैं और देश के साथ। आप सर्कुलेशन, वो आप कॉमर्स के प्रोफेसर का कुछ जानते होंगे, सर्कुलेशन बनी, आप पैसे को सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं। और जितना पैसा सर्कुलेट होगा उतना इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो हम पैसा बचाकर घर में रखते हैं, सबसे बुरी बात है। तो क्या करना चाहिए? पैसे को कहीं लगाना चाहिए। डिप्लॉय योर सेविंग। अब कहाँ लगाना चाहिए, दैट इज योर विजडम, आपको आपकी मर्जी है। और वो उसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं कि मैं कहाँ लगाता हूँ, उसके लिए मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है, मेरी थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरी कलीग्स मेरे कैसे हैं, वो 20 बातें इसमें होती है। मैंने प्रॉमिस किया मैडम को 1 साल की एफडी पे 7%, जो नॉर्मल आज चल रहा है, 7% इंटरेस्ट देंगे। 1 साल बाद जब मैं और सिंह साहब मैडम से मिलते हैं, नीता मैम से, पूछते हैं कि मैम आपकी एफडी का क्या बना, तो हम क्या देखते हैं, मैडम के घर की पार्टी चल रही है। क्यों? मैडम क्या बोलेगी, 70,000 का इंटरेस्ट मिला है और क्या चाहिए मुझे, और बड़ी खुश है मैडम। जनरली ऐसा ही होता है, हम लोग मिडिल क्लास लोग जो भी रिटर्न मिलता है उससे बड़ा खुश होते हैं। लेकिन मैडम गलत है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। और ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप ये बात समझ गए, अब मैडम क्यों गलत है, मैडम बिल्कुल गलत नहीं है। मैडम बोलेगी मेरा पासबुक देख लीजिए, 70,000 की एंट्री है, 10 लाख मेरा वापस आया है,
मैं कहाँ गलत हूँ? राइट? कहाँ गलत है वो दूसरा एस्पेक्ट है। दो फैक्टर मैडम ने इग्नोर किए हैं, सामान्य हम सब करते हैं, वो फैक्टर इग्नोर नहीं करने चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन आप जानते हैं ना? इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इंक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स आइटम और सर्विसेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये साधारण परिभाषा है। महंगाई कुछ भी नहीं है, समय के साथ चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतें बढ़ जाना ही महंगाई है। और आप सब जानते हैं महंगाई हर साल बढ़ रही है। अब तक इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 5 से 7% रहा है। कभी 13-14 भी रहा है, कभी 2-3 भी रहा होगा, लेकिन एवरेज 5 से 7 जरूर रहा है। मान लेते हैं एक साल में जब मैडम ने एफडी करवाई, इन्फ्लेशन रेट केवल 5% रहा, केवल 5% रहा। तो 70,000 मैडम को मिले और 5% इन्फ्लेशन है रहा इससे एक साल में। इसका मायने क्या हुआ कि पिछले साल अगर मैडम एफडी नहीं करवाती और 10 लाख रुपए से कोई सामान खरीद लेती, कोई सर्विसेज अवेल कर लेती, उसका यूज कर लेती, कोई सामान ले लेती, तो आप बताइए क्या एक साल बाद वही चीजें, वही वस्तुएं, वही सेवाएं मैडम को 10 लाख रुपए में मिलेगी? Would you agree with me or not? नहीं, हम सब जानते हैं नहीं मिलेगी। Because of inflation, prices of those items have increased और सर्विसेज have increased। और अगर 5% इन्फ्लेशन रहा, इसका सीधे सीधे मायने क्या हुआ कि पिछले साल जो चीजें मैडम को 10 लाख रुपए में मिल रही थी, मैडम ने नहीं ली और एफडी करवा दी थी। एक साल बाद जब मैडम को चीजें लेने जाएगी या सेवाएं अवेल करने जाएगी, उन्हीं चीजों और सेवाओं के लिए मैडम को 10,50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। Am I right? 70,000 में से 50,000 तो महंगाई का। And one thing you always keep in mind, majority of the return, irrespective of the investment product, will be eaten by the inflation। कहीं से भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें से ज्यादातर हिस्सा महंगाई खा जाएगी। चलिए मैडम बड़े दिल वाली हैं मैडम, करके कोई बात नहीं, चढ़ जाने दीजिए। 50,000 इन्फ्लेशन खा के 20,000 तो अभी मेरे पास हो जाती है, ये तो मेरी छोड़ी है मेरे पास। नहीं मैडम, एक और परेशानी है, और ये परेशानी ये है, सरकार की केवल 2 योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की केवल 2 स्कीम्स हैं। उनके अलावा सरकारी योजनाओं में भी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है या रिटर्न आता है, या बाहर भी कहीं कैसा भी रिटर्न आता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। कभी इनकम टैक्स लेती है, कभी कैपिटल गेन लेती है, और माइट बी डिफरेंट, लेकिन टैक्स लेती है। और एफडी के बारे में मैडम को पता है, आप नहीं हो तो आपको घर में जाके जरूर बताना। एफडी के बारे में इनकम टैक्स रूल बड़ा क्लियर है। एफडी पे कमाया हुआ एक रुपया आपकी इनकम मानी जाएगी। आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा, और जिस स्लैब में आप आते हैं उतना टैक्स भी देना पड़ेगा। नोट ए सिंगल पेनी कंसेशन। जो 10,000 का कंसेशन मिलता है वो एसबी पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे है, वो इंटरेस्ट पे। एफडी पे कोई कंसेशन नहीं है। मैडम नेचुरली 30% ब्रैकेट में आती है, तो 70,000 पे 30% टैक्स भी देना पड़ेगा। इतना हो गया 21,000। She got 70 out of 50 was eaten by the inflation, and she had to pay 21,000 net tax. What she get ultimately? 1,000 minus। ये सबसे बड़ी बात है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है, नेवर बी हैप्पी विद दैट रिटर्न। इसमें से महंगाई हटाइए, इसमें से टैक्स हटाइए, जो बचता है वो रियल रिटर्न है। और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, वो अलग बात है। और इसलिए इसमें से रियल रिटर्न का फॉर्मूला निकल कर आता है, रियल रिटर्न इक्वल टू नोशनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स लायबिलिटी इफ एनी। तो कभी भी जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पाएगा उस पर खुश मत हो जाना, और जब तक रियल रिटर्न नहीं मिलता तब तक इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। आप ये भी देखिए ना क्या फायदा हुआ, मैडम ने एफडी करवाई, मैडम को क्या मिला, 1,000 रुपए और कम हो गया वही। तो ऑलवेज गो फॉर द रियल रिटर्न, नॉट थिंक ऑफ द नोशनल रिटर्न। वो खर्चा अलग मैडम, वो अच्छी इन्वेस्टर हैं
तो ज़्यादातर जो इनकी कलीग होगी वो जानना जाएंगी मैडम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, और अगर किसी ने कुछ ग्रैब कर लिया, पता पड़ गया, चुपचाप वहीं इन्वेस्ट करें। ये हर्ड मेंटलिटी से बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। हर्ड मेंटलिटी सबसे डेंजरस प्रोपोजिशन है। कभी भी दूसरे को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में जैसा मैंने बोला पैसे में, वैसे इन्वेस्टमेंट में भी हर आदमी दूसरा है। आपके कलीग भी दूसरे हैं, आपके फ्रेंड भी दूसरे हैं, आपके रिलेशन भी दूसरे हैं। अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। पहली बात, अपने टाइम होराइजन के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए, वो एसेस कीजिए, दूसरों पे मत देखिए। तो तीसरा है इन्वेस्ट विथ नॉलेज। नॉलेज लेकर इन्वेस्ट कीजिए। और आजकल तो बहुत वी आर वेरी लकी कि हम गूगल हमारे साथ है। गूगल का मतलब हम जिस इरा में जी रहे हैं वहाँ हर इंफॉर्मेशन आपकी टिप्स पे अवेलेबल है, मोबाइल पे अवेलेबल है। हर इंफॉर्मेशन, हाउ वी यूज द मोबाइल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन हर चीज अवेलेबल है, उसका उपयोग कीजिए। तो इंफॉर्मेशन लेकर उसको ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये तीनों बातें आप करेंगे, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट विथ नॉलेज, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। अब जो मैंने 18, बस 5 मिनट और लूंगा सर, और मैंने 18 से 20 करोड़ का फिगर दिया था। आप सब बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हवाई फायर कर रहे हैं कुछ, ये बेकार, नो विदाउट नो बेसिस। 100% मैं आपसे ही हाँ करवाऊंगा, फिर बात आगे करूंगा, बहुत छोड़ में बोलूंगा। 4-5 काम हम सबको, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, हम सबको करने हैं जिनमें पैसा चाहिए। मैं काम बोलूंगा, आप हाँ या ना करेंगे। शादी, हाँ जोर से हाँ कीजिए ना। ओके, नो, देयर मे बी नो वन ऑफ कोर्स, ठीक है, कोर्ट मैरिज करेंगे शायद। अच्छे, ओके, ठीक है, दैट इज ए पर्सनल। नंबर 2, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट रूल इज रूल। हम हमेशा रूल की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं करते हैं जिंदगी में। नंबर 2, घर बनाना है। हर आदमी चाहता है मेरा घर हो, अच्छा घर हो। नंबर 3, गाड़ी लेनी है, बहुत छोटी बात है लेकिन पैसा चाहिए। नंबर 4, वैकेशन पे जाना है। इतनी जोर से बच्चों ने हाँ बोला। It has become a common feature in every middle class family। मैं देश घूमूं, विदेश घूमूं, बाहर जाऊं, पैसा तो चाहिए उसमें। उसके बाद एक बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में आएगा, जिस पेज में अभी आप हैं, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। और जब आप पेरेंट बनेंगे ना, एक फीलिंग अपने आप आ जाएगी, जो मैं नहीं कर पाई मेरे बच्चे उससे ज्यादा करें। फीलिंग आ जाती है मैडम अपने आप, हर पेरेंट के दिल में आ जाती है। लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए। उसके बाद में बच्चों की शादी, इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो वो भी एप्लीकेशन आपका ही होता है। और लास्ट में रिटायरमेंट की जिंदगी। ये 5-6 काम सबको करने हैं। नॉर्मल बात करो, बहुत की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल हम सबको करने हैं। समय नहीं है इसलिए केवल 2 काम मैं बताऊंगा, बाकी अदरवाइज लंबा हो जाएगा। यू टेल मी, अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आज किसी बड़े इंस्टीट्यूट से MBA करना, 2 साल का रेगुलर कोर्स और MBA, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई भी हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? एवरेज 20 लाख अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, कंडीशन हुई है कि हम चाहते हैं कि बच्चे मेरे अच्छी पढ़ाई करें। 20 लाख लग जाएंगे, सब हाँ कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे तो MBA करने आज जा नहीं रहे। आपके बच्चे MBA करने जाएंगे 25 साल बाद में, 22 साल बाद में। कभी आपने सोचा नहीं होगा, जो MBA की डिग्री आज 20 लाख रुपए में मिल रही है, 25 साल बाद वही MBA की डिग्री कम से कम 2 करोड़ रुपए में मिलेगी। 6% इन्फ्लेशन वेरी फ्लैटली। और बिटिया की ख्वाहिश और बड़ी है, सबकी होती है, हमारे बच्चे तो हार्वर्ड में पढ़ने जाएं। इसमें गलत क्या है? तो अगर ऐसी ख्वाहिश है तो वो 2 लाख से बढ़कर 3-3.5 लाख करोड़ की हो सकती है। तो एक बच्चे की पढ़ाई के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपया चाहिए। और अगर 2 बच्चे की एवरेज, तो 5 करोड़ रुपया कम से कम केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। ये 18 में से मैंने 5 करोड़ अलग किया अभी। एक और बात है,
जिसको लोग आजकल मजाक में ले लेते हैं, लेकिन यू शुड बी वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स यू दूसरे कैसे स्पीकर की तरह। रिटायरमेंट की जिंदगी जीना, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव पेंशन, हैज बिकम अ वेरी बिग टास्क नाउअडेज। क्यों? पेंशन नहीं है। और नॉर्मली रिटायरमेंट की जिंदगी हम कैसे जीते हैं? कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा सुपरएनुएशन बेनिफिट मिलता है, सबको इकट्ठा करके ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहाँ रिस्क नहीं होता। वहीं लगाते हैं ना जहाँ रिस्क नहीं होता। तो मान लीजिए सर, मैं सर का एक उदाहरण दे रहा हूँ, सर को नाम लेके इनको सब, लेकिन समझ में आप सबके आनी चाहिए। मान लीजिए रामवीर सर 30 साल के हैं, आसपास ही होंगे सर। ओके सर, हाँ वही 30 साल के हैं, और सर ये कहते हैं कि somehow I am managing with my monthly expenses with 30,000। एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि मेरे घर का खर्चा मैं 30,000 रुपये में चला लेता हूँ। कुछ परेशानी है, दिक्कत आती है, लेकिन somehow we are managing। लेकिन रामवीर सर ने कभी सोचा नहीं होगा 30 साल बाद रामवीर साहब जब रिटायर होंगे, ऑफ कोर्स जब तक अभी गेस्ट स्पीकर है, गेस्ट फैकल्टी मेंबर हैं, तो रेगुलर हो जाएंगे। 30 साल बाद अगर यहीं रहे बाई चांस, सर की बहुत बड़ी फेयरवेल पार्टी होगी, सब लोग ऊंची सच्ची तारीफ करेंगे, सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं। फेयरवेल हुआ, घर छोड़ के आ गए, सर अलग, कॉलेज अलग। अगले महीने जो सबसे बड़ी परेशानी सर को होगी, जो सैलरी आती थी कॉलेज से, वो आना बंद हो जाएगा। हमें राइट? जिंदगी तो जीनी है, और जिस हम लेवल में जी रहे हैं उससे नीचे तो कोई नहीं जीना चाहता हर अच्छी तरह जिए हम। तो द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग he will need after 30 years, ma'am. Yes, I am telling you both of you as well. 2 lakh rupees per month। 30 साल बाद सर को केवल जैसे आप आज जी रहे हैं उसी तरह जीने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया महीना चाहिए। और 2 lakhs literally means 24-25 lakhs in the first year of retirement, only in the first year of retirement। अब मैं बताना चाहता हूं कि सर को रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए। एक थंब रूल ये कहता है, ऑलवेज कीप इन माइंड सर, अभी योर रिटायरमेंट कॉर्पस should be not less than 20 times of your annual expenses in the first year of retirement। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, your retirement corpus should not be less than 20 times of your annual expenses in the first year of retirement। और अभी हमने फर्स्ट ईयर का 25 लाख जोड़ा है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया? 55 लाख मल्टीप्लाई बाई 20, 5 करोड़। अब सर बोलेंगे आपने कहाँ तुक्का मार दिया, 5 करोड़ की फिगर कहाँ से दे दी? सर मैंने इसलिए दी है, जनरली ये कभी भी निकालूंगा नहीं, खर्च नहीं करूंगी। What I will do on the contrary, I will keep it reinvest। जब मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न आएगी, मैं उसको री इन्वेस्ट करती रहूंगी, और ऐसा एक बार नहीं करूंगी, अगले 15-20 साल तक लगातार करूंगी। मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है? मैडम ने बड़ा जोश में आके वादा कर लिया, नहीं सब अच्छी बात है, मैं तो करूंगी कम से कम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आई विल रिलीजियसली अप्लाई इन माई इन्वेस्टमेंट्स। 5 साल बाद डाउन द लाइन नेचुरली इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो रिटर्न भी बढ़ेंगे। 5 साल बाद इनको रिटर्न अच्छा, किसी प्रोडक्ट में अच्छा रिटर्न 5 लाख रुपए मिला, व्हाट शी हैज प्रॉमिस्ड टू हरसेल्फ, आई विल रीइन्वेस्ट इट। लेकिन पूरा परिवार मैडम के पीछे पड़ जाएगा, अरे बहुत वादे हो गए। जब नया साल जनवरी में चालू होता है, हर आदमी 10-20 वादे अपने आप से करता है, हर कोई करता है, और 31 जनवरी आने वाला है, पता नहीं कहाँ वादे गए हो। लेकिन अगर आपने वो वादा निभा लिया करके, मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर, और फिर कह रहा हूँ कोई ऑप्शन नहीं है, निभाना ही पड़ेगा अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो मैडम बोलेगी मुझे स्विट्जरलैंड हमें जाना है,
नो, जरूर जाएंगे। 5 लाख रुपए मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसको री इन्वेस्ट ही करेंगे। और ऐसा फिर दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार नहीं लाइफ लॉन्ग करूँ, मतलब जब तक 15-20 साल तक करूंगी। और अगर आपने ऐसा कर लिया, इसे ग्रोथ ऑप्शन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, अगर आपने ऐसा कर लिया तो 15-20 साल बाद आपके पास इतने पैसे होंगे आज आप कल्पना भी नहीं करते। दैट इज वाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब आखिरी में 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, बाकी देन आई विल हैंड ओवर टू प्रोफेसर सिंह। प्रॉस्पेरिटी इज योर राइट, समृद्धि मेरा अधिकार है। मतलब मेरा, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ऑल ऑफ अस, एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट राइट टू बी प्रॉस्पर। एंड माय डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट बिकमिंग ए मुकेश अंबानी, दैट वी कांट। मुकेश अंबानी बनना हमारी समृद्धि नहीं है, वो हमें से रेयर ही कोई आदमी बनेगा। माय डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज वेरी सिंपल, I should have money for my needs. Am I wrong? मेरी आवश्यकताओं के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। I should have money for giving comfortable life to my family. Am I wrong? I should have money for giving best higher education to my children. Am I wrong? I should have money for taking care of all my family obligations. Am I wrong? No, sir. And lastly but not the least, I should have sufficient money for leading a comfortable retirement life. Is it wrong? No, sir. तो समृद्धि की परिभाषा